हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ इट मैटर्स टू यू देन यू विल फाइंड द वे, बट इफ इट डजेंट मैटर टू यू देन यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। यानी कि अगर कोई चीज़ आपके लिए अहमियत रखती है, ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे, आप उसके लिए वक्त निकाल लेंगे, आप उसके लिए उसको हल करने के लिए, उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए किसी भी तरीके की मेहनत कर लेंगे। ठीक है, आप सोल्यूशन निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम बीच में आ जाए उसका आप सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है, मैटर नहीं करती है, तो आपके पास में हजार बहाने होंगे उस चीज़ से बचने के लिए। राइट। छोटा सा एग्जाम्पल हम सबकी आम जिंदगी से ये होता है कि अगर हमें अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलने जाना है, मम्मी मना कर रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, एग्ज़ाम है, लेकिन हमारा है दिल कि नहीं मुझे जाना है, मेरे लिए वो फ्रेंड इम्पोर्टेंट है और मुझे उससे मिलने जाना है। तो हम कुछ भी करके, चलो मम्मी मैं दो मिनट सब्जी लेकर आ जाता हूँ या 2 मिनट जाकर आ जाता हूँ, आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे। लेकिन वहीं अगर आपको किसी रिलेटिव की शादी में जाना है और वो भी ऐसा रिलेटिव जिसके पास जाना आपको पसंद नहीं है, तो आप हजार बहाने निकालोगे, मेरा पेट दर्द है या मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे पढ़ना है, हजार बहाने निकाल लोगे। ठीक है। तो यही चीज़ आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी सोचनी है कि क्या आपके लिए ये एग्ज़ाम ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्यों आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्या कारण है आपने इसके बारे में सोचा। जब आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे ना, तो आपके पास में हजार रास्ते होंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के। ठीक है। और जब तक आपके पास में इन क्वेश्चंस के सही सटीक आंसर्स नहीं होंगे, तब तक आपके पास हजारों ही बहाने होंगे विफल होने के, या फिर जब आप विफल हो जाएंगे तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के आपके पास हजारों बहाने होंगे। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम्स दिए हैं और नहीं मेहनत करी है, वो इस बात को खुद के ऊपर आजमा के देखिए, गौर करके देखिए कि क्या पहले ऐसा हुआ है आपके साथ। ठीक है। तो हुआ है तो अब इस बारे में सोचो कि आपके लिए एग्जाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों देना चाहते हो आप ये एग्जाम, क्या हासिल करना है आपको इसको देखकर। ठीक है। और फिर अपनी मेहनत करो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। व्हाइल वायनाड इन केरला लिम्प्स बैक टू नॉर्मल, लिम्प्स मतलब कठिनाई से आगे बढ़ना, तो बोल रहे हैं वायनाड जो है केरला का, जहाँ पे आपको पता है वायनाड वायनाड में बहुत भयानक लैंडस्लाइड्स आई थी, तो वो अब धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा है आफ्टर द डेवास्टेटिंग लैंडस्लाइड। डेवास्टेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा विनाशकारी। तो जब बहुत ज़्यादा विनाशकारी लैंडस्लाइड्स हुई थी पिछले महीने, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है। अ लैंडस्लाइड ऑन ट्यूसडे August 20, 2024। तो इसी दौरान में क्या हुआ है कि मंगलवार को यानी कि 20 अगस्त 2024 को एक लैंडस्लाइड हुई है। कहाँ पे? इन सिक्किम, सिक्किम में हुई है। कॉज डैमेज टू 6 हाउसेज, इसने नुकसान पहुंचाया है 6 घरों को। एंड अ बिल्डिंग ऑफ द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और एनएचपीसी की एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया है एट टीस्टा 5 हाइड्रो पावर स्टेशन इन गैंगटॉक। तो ये किसके ऊपर? तीस्ता नदी के ऊपर इसका टीस्टा 5 हाइड्रो पावर स्टेशन बना हुआ था गैंगटॉक में, उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। देर इज नो कंपेरिजन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट, बोल रहे हैं जो घटना हुई है उसके इम्पैक्ट, उसका प्रभाव का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता इन बोथ प्लेसेस, दोनों जगहों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि वायनाड की घटना ज़्यादा भयानक थी या यहाँ की घटना ज़्यादा भयानक है, क्योंकि दोनों ही नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कैलामिटीज़ हैं, और अगर जाने जाती हैं तो एक सिंगल जान की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी हजार जानों की वैल्यू है। ठीक है। एज देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ्स और इंजरीज रिपोर्टेड इन सिक्किम। अब यहाँ पे कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे सिक्किम में जो घटना हुई है उसमें कोई भी जान नहीं गई है या किसी को इंजरी नहीं हुई है। However, the cause for concern is that this is the second natural disaster, बोल रहे हैं। लेकिन जो चिंता का विषय है, जो इस पैसेज को लिखने के लिए राइटर को मजबूर करता है, इतना चिंतित है वो ये है कि जो असॉल्ट हुआ है, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर लेड असॉल्ट, यानी कि नेचुरल डिजास्टर के द्वारा ये जो असॉल्ट हुआ है, हमला हुआ है, किस पे? ऑन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलोंग द तीस्ता, यानी कि तीस्ता नदी के दायरे में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो अटैक हुआ है इस डिजास्टर से, नेचुरल डिजास्टर से, वो एक चिंता का विषय है। अ डिल्यूज फ्रॉम द साउथ लोनाक ग्लेशियर, डिल्यूज मतलब होता है बाढ़,
तो साउथ लोना ग्लेशियर जो कि नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है, वहां से एक बाढ़ आई लास्ट अक्टूबर, वॉश्ड अवे द चंगथांग डैम। इसमें कब की बात बता रहे हैं? पिछले अक्टूबर की बात बता रहे हैं, पिछले साल अक्टूबर की बात बता रहे हैं। तब वहां पे चंगथांग डैम जो था वो बह गया इसमें। दैट वॉज क्रिटिकल टू द टिस्टा 3 पावर स्टेशन, जो कि टिस्टा 3 पावर स्टेशन के लिए बहुत अहम था, क्रिटिकल था, अहम था, महत्वपूर्ण था, विच इज नॉट ऑपरेटेड बाय एनएचपीसी। और ये जो टिस्टा 3 पावर स्टेशन था ये एनएचपीसी द्वारा नहीं चलाया जाता था। ठीक है। द टिस्टा 3 12,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट, टिस्टा 3 जो था वो 1200 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था, वॉज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था इस स्टेट में, इन द स्टेट, अंटिल इट वॉज इफेक्टिवली ग्राउंडेड। ये इस स्टेट में सबसे ज्यादा बड़ा पावर स्टेशन था, पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, जब तक कि इसको इफेक्टिवली बहुत प्रभावशाली ढंग से ग्राउंडेड मतलब रोक दिया गया। ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर जो ये अटैक हुआ, यानी कि ये जो बाढ़ की वजह से जो चंगतांग डैम टूटा, तो उसने इस पूरी पावर सप्लाई को बाधित कर दिया, इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया। आफ्टर द आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट मतलब विस्फोट, विस्फोट मतलब बाढ़ का जो सडन आना हुआ, इतना सारा पानी एकदम से आया, उसकी वजह से जो ये नुकसान हुआ, उसने पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया। Only a tenth of the power originally being supplied by the project is now available. तो उस प्लांट से जितनी भी पावर 1200 मेगावाट का था, तो 1200 मेगावाट का केवल 1/10 हिस्सा ही अब सप्लाई हो रहा है, यानी कि अधिकतम उसका जो हिस्सा था, अधिकतम जो पावर थी वो बंद हो चुकी है, ठप हो चुकी है, केवल 1/10 पावर सप्लाई ही वहां से आ रही है। द तीस्ता 5 प्रोजेक्ट इज 510 मेगावाट। जो तीस्ता 5 जो अब इस बार जो 20 अगस्त को प्रभावित हुआ है वो 510 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। has also been made non-functional since the glacial lake outburst। तो ये भी नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहा है जब से ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट हुआ है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट मतलब जो ये बाढ़ आई थी एकदम से, ठीक है, तब से लेके अब तक ये अभी काम नहीं कर रहा है। द डिजास्टर शाइन्स अ न्यू लाइट ऑन एन ओल्ड, जो ये जो डिजास्टर है ये रोशनी डालता है, शाइन मतलब एक नया दृष्टिकोण डालता है, एक नई रोशनी डालता है, ऑन एन ओल्ड एक पुरानी, बट नेवर क्वेसेंट, क्वेसेंट मतलब शांत, एक पुरानी पर जो कभी शांत नहीं होती, कोनांड्रम, कोनांड्रम मतलब पहेली, पोज्ड बाय द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। यानी कि ये जो डिजास्टर है ये एक बड़ी पुरानी लेकिन जो कभी सुलझ नहीं पाई ऐसी पहेली के ऊपर रोशनी डालता है। किसकी पहेली? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की। From initial proposals nearly 3 decades ago to have 47 power projects along the run of Teesta and Sikkim, बोल रहे हैं शुरुआती प्रपोजल क्या था, प्रस्ताव क्या था कि एक 3 दशक पहले यानी कि लगभग 30 साल पहले एक प्रस्ताव दिया गया था कि हम तीस्ता जो नदी है उसके तहत, उसके पूरे कोर्स के तहत 47 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं केवल सिक्किम और वेस्ट बंगाल में बनाएंगे। Only 5 projects exist and about 16 are in various stages of consideration। तो इनमें से केवल 5 प्रोजेक्ट्स ही हैं जो अभी चालू हैं, चल रहे हैं, बने हुए हैं, और जो बाकी कई 16 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अलग अलग स्टेजेस ऑफ कंसिडरेशन में है, यानी कि इनके ऊपर विचार विमर्श अभी चल रहा है। A tributary of the Brahmaputra, the Teesta River originates from the Sol Hamo Lake। बोल रहे हैं ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि देखो रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें एक ये मुख्य नदी जा रही है, इस मुख्य नदी के अंदर कई सारी सहायक नदियां आके अपना अपना पानी यहाँ पे ऐड करती हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है। तो जब जहां कहीं पे सहायक नदियां आती हैं, ये जो सहायक नदियां हैं इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। और वहीं पे दूसरा सिस्टम होता है कि मान लो ये नदी जा रही है, इससे एक निकल के कोई नदी चली गई, ठीक है, छोटी नदी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, कौन? तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, और ये ओरिजिनेट होती है, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? सोलामो लेक, सोलामो लेक है at an elevation of about 5,280 meters in North Sikkim। कितनी ऊंचाई पर? 5,280 मीटर्स की ऊंचाई पर नॉर्थ सिक्किम में, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। The river
travels for about 150 kilometers in Sikkim। तो 150 किलोमीटर का जो रिवर का कोर्स है, उसका जर्नी है, वो सिक्किम में है। एंड 123 किलोमीटर्स इन वेस्ट बंगाल, और 123 किलोमीटर्स जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तीस्ता नदी के पानी के ऊपर पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में कभी कभी वाद विवाद भी होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश फ्रॉम मेखलीगुंज इन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, बोल रहे हैं कि इसके बाद वेस्ट बंगाल में 123 किलोमीटर का डिस्टेंस ये सफ़र करती है। इसके बाद ये कहाँ पर एंटर करती है? बांग्लादेश में एंटर करती है, मेखलीगंज में। कहाँ पे? कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में। इट फ्लोज अनदर 140 किलोमीटर्स इन बांग्लादेश एंड जॉइंस बे ऑफ बंगाल। अब जितनी भी नदियां हैं वो सब समुद्र में जाके मिलती हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि नदी का जो पोएट्स हैं वो इसको बड़ी पोएटिक वे में लिखते हैं कि नदी जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है और वो अपने मेल पार्टनर से मिलने जा रही है जो कि समुद्र है उसमें विसर्जित होने जा रही है, राइट। तो वैसे ही हर एक नदी जो है वो कहीं ना कहीं ओशन में जाके मर्ज होती है। तो ये जो नदी है 140 किलोमीटर का डिस्टेंस बांग्लादेश में कवर करती है। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। In theory, the river's course through undulating terrain, बोल रहे हैं अगर थियोरेटिकली बात करें तो जो रिवर का पूरा दायरा है, पूरा रास्ता है, किसके थ्रू? जो पूरा लहरदार घुमावदार अंडुलेटिंग मतलब होता है लहरदार घुमावदार, और टेरेन मतलब लैंडस्केप। तो पूरे जो ये घुमावदार लैंडस्केप से होते हुए जाती है इज व्हाट tempts governments to extract as much benefit as possible for power projects। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से सरकारें जो है वो इससे आकर्षित होती हैं कि हम इस नदी का जितना हो सके उतना फायदा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ले लें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब कुछ निकालना, राइट। थ्रू द डेकेड्स, कई दशकों से, कई दशकों के अनुरूप मतलब उन कई दशकों के दौरान सेवरल कंपनीज हैव बिड फॉर प्रोजेक्ट्स ऑक्शनड आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। कई सारी कंपनीज ने बोली लगाई है, जो भी प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ऑक्शन करती हैं, नीलाम करती हैं, उनके ऊपर उन्होंने बोली लगाई है। बट द प्रोसेस हैज़ रेयरली बीन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो बामुश्किल ही कभी बिना कोई जटिलताओं के होती है। कॉम्प्लिकेशंस मतलब जटिलता है, रेयरली मतलब बामुश्किल, ठीक है। इट हैज़ बीन अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज इन बैलेंसिंग द एनवायरमेंटल रिस्क। ये बड़ी ही जटिल एक समस्या रही है, जटिल एक प्रक्रिया रही है इसको एनवायरमेंटल रिस्क को बैलेंस करने की। कॉस्ट ऑफ प्रॉपरली इंश्योरिंग फॉर दोज रिस्क, और जो भी रिस्क रहेंगे उनकी प्रॉपर इंश्योरेंस होनी चाहिए, यानी कि जो भी रिस्क रहेंगे उनको कोई भी कंपनी जो वहाँ पे बिल्डअप करेगी वो कैसे कवर अप करेगी उन रिस्क को, या फिर उनके लिए भरपाई कैसे करेगी, इन चीज़ों की कॉस्ट भी प्रॉपरली होनी चाहिए। पब्लिक परसेप्शन एंड एमिंग फॉर प्रॉफिट्स, जनता के अंदर इसका क्या ओपिनियन है, पब्लिक का क्या परसेप्शन है और प्रॉफिट इसमें से कैसे निकलेगा, ये सब चीज़ें सोच विचार का एक केंद्र बनी हुई रहती हैं। इन द केस ऑफ तीस्ता 3 प्रोजेक्ट, अगर हम तीस्ता 3 के प्रोजेक्ट की बात करें, रिपोर्ट्स हैव इमर्ज दैट द डेवलपर्स, रिपोर्ट्स में आया है कि जो डेवलपर्स थे, इन ऑर्डर टू सेव ऑन कॉस्ट बचाने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए, बिल्ट अ कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम एज अपोज टू अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। तो उन्होंने, अब अलग अलग प्रक्रिया होती हैं कंस्ट्रक्शन की, अगर आप में से कोई इस बारे में जानकारी रखता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक मतलब और कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम का क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक के प्रक्रिया से पूरे डैम को फिल करा, बजाय की, अपोज टू मतलब बजाय की, किसके बजाय? कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, यानी कि करना किससे चाहिए था? करना उनको कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम से चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक से किया ये पूरा डैम का कंस्ट्रक्शन। वन रीजन वाई इट वॉज कम्प्लीटली वॉश्ड अवे, और यही एक कारण है कि ये डैम जो है इस फ्लड को झेल नहीं पाया और पूरी तरीके से ये बह गया। वॉश्ड अवे मतलब बह जाना। Environmental impact assessments of hydropower projects in the region
मस्ट गिव बोल रहे हैं जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, क्या होता है कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाना है और ऐसे किसी भी इलाके में बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं है इको सेंसिटिव इलाके में बनाना है, किसी भी इलाके में बनाना है, तो उसकी पूरी एनवायरमेंटल असेसमेंट होती है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने पेड़ कटेंगे, कितने लोगों का विस्थापन होगा, कितने साल का समय लेगा, जलवायु में कैसा परिवर्तन आएगा, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को कैसे प्रभावित करेगा, उस इलाके की जो इकोलॉजी है उसको कैसे डिसबैलेंस करेगा, ये सारी चीजें वहां पे कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इस इलाके में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुई, मस्ट गिव अ क्लियर एस्टिमेट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व। इसमें क्लियर आंकड़ा देना चाहिए, क्लियर अनुमान देना चाहिए कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होने वाली है या हो रही है या होएगी। ठीक है, दिस विल नॉट ओनली बॉल्स्टर पब्लिक फेथ, इससे न केवल जनता का विश्वास मजबूत होगा इन दीज प्रोजेक्ट्स बट ऑल्सो बी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, बल्कि केवल जनता का विश्वास नहीं इसमें मजबूत होगा, बल्कि साथ ही साथ क्या होगा, ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, टिकाऊ होगा। ठीक है, अगर पूरी कॉस्ट बताई होगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अच्छा ये लोग अगर 400 करोड़ बता रहे हैं तो और उसमें 400 करोड़ इनने बोल दिया। ठीक है, अब उसमें सीमेंट अगर 500 पाँच हमने देखा कि इसमें उन्होंने बताया कि 5000 टन कितना भी उसमें सीमेंट लगना है, उसकी अगर कॉस्ट हम निकाले तो वही 500 करोड़ की हो रही है। दैट मीन्स ये घटिया क्वालिटी का सीमेंट लगाएंगे अगर ये 400 करोड़ बोल रहे हैं, तो हमने इनको नहीं देना। जनता को भी क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए ना। अब होता क्या है, जैसे कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान में भी अधिकतम पार्टीज कुछ ना कुछ प्रोमिस करती हैं। ठीक है, फिर जब बात आती है फंड्स की तो बोलते हैं भाई हमारे पास तो फंड्स नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है। तो जब वो प्रोमिस करती हैं तब जनता को चाहिए कि वो उनसे पूछें कि भाई जब रैलियां करते हैं तो लोग उनसे पूछें, पब्लिक गैदरिंग्स में लोग उनसे पूछें कि आपने ये जो प्रोमिस किए ये आप फुलफिल कैसे करोगे। राइट, अगर वो क्लियर ब्लूप्रिंट आपको देते हैं कि हाँ हमने ये प्लान किया है, हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये फर्स्ट प्लान है, सेकंड प्लान है, अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी कैसे चलेगा, क्या सोचा हुआ है उसके बारे में, फंड्स कहाँ से आएंगे, क्या आप बाहर देशों से जाके यूएनओ वगैरह से जाके आप उधार लेने वाले हो, वर्ल्ड बैंक से उधार लेने वाले हो, अगर उधार लोगे तो कितने साल में चुकाओगे, जनता के ऊपर कितना बर्डन आएगा। ठीक है, कहीं हमारे हालात भी पाकिस्तान जैसे तो नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये सारे सवाल हमें करने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुश हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री ये मिलेगा, फ्री वो मिलेगा, फ्री राशन मिलेगा, हम खुश, बढ़िया है, हमारा गुजारा चल रहा है। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आने वाली नस्लों को बहुत ज़्यादा परेशानी इसकी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है किसी प्रोजेक्ट की तो उसका क्लियर एस्टिमेट होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर कितना पैसा लगेगा, अनुमान कितना है, आज का रेट कितना है, अगर आज से 4 साल बाद अगर इन्फ्लेमेशन इफेक्ट करती है, इस दर से इफेक्ट करती है तो कितना होगा, क्योंकि कंपनीज ये प्लान्स बनाती हैं। राइट, कंपनीज कभी भी कोई प्रोजेक्ट लेती हैं, उसके लिए बिड करती हैं, तो ये प्लान सारे वो बनाते हैं। तो ये प्लान जनता के सामने जब अगर मान लो मुझे एक्सेप्ट हो गया तो मैं जनता के सामने क्यों नहीं बता सकती, अगर मैंने बिड जीत ली तो मैं क्यों नहीं बता सकती कि हाँ जी भाई ये मेरा प्लान था, इस बेसिस पे मैंने जीता। और ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका होगा जिससे कि सरकारों के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि जी हमने इन्होंने धांधली करी है या अपने फेवरेट को दिया है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में खुद ही कमेंट कर रहे हैं कि ये चैनल इतना अंडररेटेड क्यों है, और आप लोग खुद ही ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। जब तक आप लोग थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक हमारा चैनल कैसे ग्रो करेगा। हम सोलली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको और ज़्यादा फ्लरिश करने में मदद करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन सिक्किम। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार जो सिक्किम में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्राइमरी कंसर्न क्या है, चिंता क्या है, क्योंकि वहां पे बार बार नेचुरल डिजास्टर, सिक्किम जो है एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, टेरेनियन इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसका टेरेन जो है वो ऐसा है कि वो पहाड़ों में है। पहाड़ों में अगर आप कोई भी पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उससे इकोलॉजी जो है डिसबैलेंस होगी, क्योंकि पहाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका होता है।
ठीक है। अगर इकोलॉजी डिसबैलेंस होगी तो वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि सिक्किम भी ऐसा इलाका है जहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। मॉनसून, एक तो आता हुआ मॉनसून और जो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून है वो भी यहाँ पे प्रभावित करता है। ठीक है, और जो रिटर्निंग मॉनसून है वो भी प्रभावित करता है। तो इसलिए बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो फिर अगर ज़मीन से हमने इतने सारे पेड़ उखाड़ फेंके, वो ज़मीन नेचुरली लूज हो जाएगी, नेचुरली वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो देखो, हमने रेगुलेशंस रूल्स हर चीज़ के ऊपर बनाए हैं, सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं, सरकारों ने हर चीज़ के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। और जो हमारा संविधान है वो बहुत दूरदर्शी सोच वाला एक संविधान बनाया गया था भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। तो उन्होंने जितना कुछ सोचा था इसके बारे में, उसके अंदर और अमेंडमेंट्स करते 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 हर चीज़ के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह पर है, गवर्नमेंट्स फॉलो नहीं करती हैं, कई रूल्स को बाईपास कर दिया जाता है, वो एक अलग मैटर है जो कि इस लाइन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन में लैक है, बाईपास किया जाता है, वो अलग कंसर्न है। द इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो लैंडस्लाइड्स का तो अगर आप वहाँ पे नेचुरल रहने दें या हाइड्रो प्रोजेक्ट बना लें, ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऊपर तो उसका नुकसान पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उसका हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर क्या नुकसान पड़ रहा है, तो ये तो इससे मेंशन नहीं हुआ, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेचुरल डिजास्टर्स रिपीटेडली डैमेजिंग हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। यही एक चिंता का विषय है कि बार बार करोड़ों में रुपया लगा के वहां पे प्लांट्स बनाए जाएंगे, फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाएगी क्योंकि एनवायरमेंटल असेसमेंट किया नहीं, या धांधली कर दी कहीं पे, या फिर सरकार को रिश्वत दे दी, उनकी हिस्सेदारी तय कर दी, या घटिया मटेरियल लगा दिया कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में। ठीक है, या फिर अच्छा जो प्लान अप्रूव करवाना था, जो इंजीनियर ने बनाया था, उसमें हेर फेर कर दी कि चल 4 पिलर बोले हैं, 4 छोड़, तुम 2 पिलर लगा दो यार, पैसा बचेगा। ठीक है, तो और अच्छे वेल ट्रेन प्रोफेशनल्स लाने की बजाय यार दिहाड़ी मजदूर ले आओ, 2 4 उठा के उनको 500 रुपए दे देंगे, काम करवा लो, ऐसे कर दिया। तो ये क्या हो गया, वो मजबूत तो बना नहीं, अब मजबूत बनाए तो वो ढह जाएगा, बह जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर होती है कि नेचुरल डिजास्टर्स बार बार होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होता है बार बार, और करोड़ों का देश का पैसा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following best describes the state of Teesta 3 power project after the glacial lake outburst? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो तीस्ता 3 पावर प्रोजेक्ट की स्थिति को दर्शाता है, बताता है, अच्छे से दर्शाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के बाद में। तो हमने पढ़ा था कि केवल 1/10 ही पावर जो है उसकी अभी अवेलेबल है, जो कि ओरिजिनल पावर से बहुत थोड़ी है, यानी कि पूरी पावर रिस्टोर नहीं की जा सकी। राइट, और कब हुआ था हादसा, पिछले साल अक्टूबर में, 2023 अक्टूबर में हुआ था। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना इतना आसान काम नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, फंड्स लगते हैं, मैन पावर लगता है। ठीक है, और सस्टेनेबल बनाने के लिए तो टाइम लगेगा ही लगेगा। राइट, तो ये चीज इतना इजी नहीं होता कि अगर एक जगह एक दफा डैमेज हो जाए तो उसको वापस से तुरंत प्रभाव से रिकंस्ट्रक्ट कर दीजिए। ठीक है, पहले तो वो उसको रिस्टोर करने में टाइम लगेगा, मलबा हटाओ वहां से, वो चीजें ठीक करो, एनालिसिस करो। ठीक है, करेक्ट लोकेशन देखो, लोगों को हटाना पड़ सकता है, हो सकता है कि किसी उस जगह पे ना बने, नई जगह में बनाना पड़े, लोगों को हटाना पड़ जाए, तो उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। जो लोग अपनी जमीन जायदाद घर बार सब छोड़ के जाएंगे, विस्थापित होंगे, उनको पैसे भी देने पड़ेंगे और उनको सही तरीके से अकोमोडेट भी करना पड़ेगा। तो इट कंटिन्यूज टू जनरेट पावर एट इट्स फुल कैपेसिटी, इनकरेक्ट है। इट हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन एंड नो लॉन्गर ऑपरेट्स। तो कंप्लीटली शट डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, 5 वाला भी कंप्लीटली शट डाउन हो गया है, 3 वाला कंप्लीटली शट डाउन नहीं हुआ है, लेकिन वो 1/10 एनर्जी अभी सप्लाई कर रहा है। इट इज ओनली एबल टू जनरेट अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ हिस्सा। अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ओरिजिनल कैपेसिटी 1200 मेगावाट की थी, उसका कुछ हिस्सा अभी भी ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इट हैज बीन रिपेयर्ड एंड इज बैक टू नॉर्मल, इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
What is the most likely reason for the increased vulnerability of hydropower projects like Teesta 5 and Teesta 3 to natural disasters? क्यों ये प्रोजेक्ट्स जो हैं बार बार इसके वल्नरेबिलिटी में के दायरे में आ रहे हैं? क्योंकि ये इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इलाके में बनाए गए हैं, ठीक है, इसलिए। पुअर इंजीनियरिंग डिज़ाइन ऑफ द हाइड्रो पावर स्टेशन, देखो मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि हो सकता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो प्रॉपर इंजीनियर ने बनाया था वो ना लिया हो, लेकिन पैसेज में ऐसा नहीं बोला गया, हम रीज़न यहाँ पे पैसेज वाले ही बताएंगे, राइट। प्रॉक्सिमिटी टू इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया, बिल्कुल करेक्ट है कि वो ऐसे इलाके में आता है जो इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिनोनिम बताना है हमें क्विसेंट का। क्विसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है। वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। डोरमेंट का मतलब है इनएक्टिव है, यानी कि अभी वो एक्टिव नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, वो बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डोरमेंट वॉल्केनोज कभी बर्स्ट नहीं होते, लेकिन उसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनोज जिसमें अभी भी हलचल चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। एक्टिव मतलब हलचल चल रही है। टर्बुलेंट, जब आप प्लेन की बात सुनते हैं कि प्लेन में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आ रहा था, यानी कि उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही थी, उसमें हलचल हो रही थी। विगरस, विगरस मतलब एनर्जेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डोरमेंट इज करेक्ट सिनोनिम फॉर क्वेसेंट। द प्रोजेक्ट्स, अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चैलेंजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन तीस्ता रिवर फ्रॉम द पैसेज। बोल रहे हैं पैसेज में जो तीस्ता रिवर के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उसके ऊपर क्या क्या चैलेंजेस पैसेज से हमें पता चलते हैं। तो यहाँ क्योंकि ये एनवायरमेंटली सेंसिटिव इलाके में है, तीस्ता रिवर का अधिकतम हिस्सा जो है एनवायरमेंटली सेंसिटिव इलाके में है, सिक्किम जैसे इलाके में है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको, सेंसिटिव एनवायरनमेंट को और साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। द प्रोजेक्ट्स हैव बीन वाइडली एक्सेप्टेड विदाउट एनी पब्लिक कंसर्न्स, इनकरेक्ट है। जनता में चिंता पहले से ही जाहिर है, ठीक है। एक ये हो गया, एक उत्तराखंड में है टिहरी रिवर के ऊपर, टिहरी डैम, टिहरी प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, हम जब देहरादून में रहते थे बहुत ज़्यादा आक्रोश होता था। वहाँ के आम जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि वो बने, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ एक तो हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, दूसरा हमारे जो, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी लोग होते हैं या जो रूरल इलाकों के लोग होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो वो लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा विद्रोह करते थे कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट नहीं बनाने देंगे। बट बना, बना उसके बाद में डैमेज भी हुआ है, ऐसी ही नेचुरल कैलामिटी से उसको भी नुकसान पहुंचा, राइट। तो यही लोगों की कंसर्न है, तो वो लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो इनकरेक्ट। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय डेवलपर्स टू सेव कॉस्ट, तो उनको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जाता कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे वरना प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। लेकिन हमारे देश की बड़ी दुखद व्यथा है कि यहाँ पे अंडर द टेबल काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं और उसको बाईपास कर सकते हैं, अंडर द टेबल पैसे खिला दो, उससे आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसमें कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका इजीली प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे देश की विडंबना है, बट पैसेज में इसके बारे में मेंशन नहीं है तो हम ये नहीं बोलेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन टीस्टा फेस अ कॉम्प्लेक्स बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंटल रिस्क एंड प्रॉफिट, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी बिल्डर है, वो उसने मैंने आपको बताया 500 करोड़ में उसने अगर मान लो बिड की है और प्रोजेक्ट जा रहा है, कॉस्ट उसकी अबव जा रही है, सारे रिस्क फैक्टर्स को इंक्लूड करके उसकी कॉस्ट अबव जा रही है, उसको प्रॉफिट भी तो कमाना है, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट कट करने की कोशिश करेगा। तो उसमें या तो फिर वो रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेगा, उसके लिए जो जरूरी मानक थे उनको बाईपास करेगा, या फिर सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो यहाँ पे करेगा। तो एनवायरमेंटल रिस्क और प्रॉफिट के बीच में जो एक कॉम्प्लेक्स जटिलता है उसको बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ऑफ ऑल द स्टेजेस थ्रू विच अ पर्सन डैश टू पास, बोल रहे हैं जितनी भी स्टेजेस जिसमें के थ्रू किसी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, डेथ इज द डैश सर्टेन, डेथ इज द मोस्ट सर्टेन, क्योंकि बहुत सारी में से एक सबसे मुख्य है, सबसे सुनिश्चित है, तो वो क्या है, सबसे सुनिश्चित क्या हो जाएगा, मोस्ट सर्टेन। मोस्ट बताता है सुपरलेटिव डिग्री। एवरीवन who is alive now will be dead sometime in the future, जाहिर सी बात है, कोई 10 साल में मरेगा, 20 साल में मरेगा, 50 साल में मरेगा, 100 में मरेगा, लेकिन मरना तो, मृत्यु तो निश्चित है ही, जो जन्मा है वो मरेगा मरेगा। तो वही बोल रहे हैं कि आज जो कोई भी जीवित है वो कभी ना कभी आगे फ्यूचर में जाके मरेगा। वन डे द आईज ऑफ दोज who see will fade, एक दिन वो लोग जिनकी आंखें आज देखती हैं वो धुंधला जाएंगी, वो गायब हो जाएंगी। एंड देयर टंग्स डैश साइलेंस, और उनकी जुबान शांत हो जाएगी, कुछ बोल नहीं पाएगी। एवरी ह्यूमन बीइंग विल वन डे बी लीविंग दिस वर्ल्ड, तो जो कोई भी इंसान है वो एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, नेवर टू रिटर्न, कभी वापस ना आने के लिए। एंड एंटरिंग अ वर्ल्ड विच ही विल नेवर लीव, और एक ऐसी दुनिया में वो चला जाएगा जो वो दुनिया कभी छोड़ेगा नहीं। नो वन कैन बी श्योर वेन डेथ विल कम, अब हम कभी भी ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि मेरी मौत इस दिन होनी है, इस तारीख को होनी है, अनलेस कोई या फिर कुछ उनको पास में गॉड गिफ्ट हो, तब तक कोई नहीं बता सकता कि किसकी मौत कब होनी है। इट माइट स्ट्राइक एट एनी इंस्टेंट, वो किसी भी पल हो सकती है। हम सुबह का अलार्म लगाते हैं, ठीक है, कि इतने बजे उठेंगे, सुबह के लिए प्लानिंग करते हैं, हम ये काम करेंगे, बट यू नेवर नो, क्या पता सुबह का सूरज आप देख ही ना पाए, बट स्टिल एक आशा की उम्मीद में हम सुबह का अलार्म लगाते हैं। बट अनिश्चितता ये है कि मौत किसी भी क्षण आ सकती है। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन लाइज इन डेथ नॉट बीइंग द एंड ऑफ लाइफ, तो जो इस स्थिति की जो ग्रेविटी है, स्थिति का जो पूरा जोर है वो इस बात के ऊपर है, डेथ के ऊपर है, ठीक है। और एंड डेथ जो है वो हमारी जिंदगी का अंत नहीं होता, जैसे हम हिंदू धर्म में और कई सारे और धर्म ग्रंथों में या कई सारे और रिलीजन्स में ये माना जाता है कि डेथ इज नॉट एन एंड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर हेयर टू ओनली प्ले अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर इन अ रोल प्ले, ठीक है। दिस इज जस्ट अ प्ले बीइंग एनैक्टेड, ये कोई एक नाटक हो रहा है इस धरती पे, हम सिर्फ अपना एक किरदार निभाने आए हैं, हमारा असल घर वहां ऊपर है, ठीक है। और इसके बाद हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, बल्कि हमारी इटर्नल लाइफ शुरू होगी, बट रादर द बिगिनिंग ऑफ न्यू इटर्नल लाइफ, बल्कि क्या होगा, ये एक शुरुआत होगी नई इटर्नल लाइफ की। अ वर्ल्ड ऑफ डैश रिवॉर्ड और रिट्रीब्यूशन, अ वर्ल्ड ऑफ रिवॉर्ड और रिट्रीब्यूशन, ठीक है, रिवॉर्ड से या रिट्रीब्यूशन से एक दुनिया होगी, ठीक है। ऑल द स्टेजेस थ्रू विच अ पर्सन डैश टू पास, तो बहुत सारे स्टेजेस हैं, उनमें से किसी एक स्टेज से गुजरना है, राइट। तो क्या होगा, ऑफ ऑल द स्टेजेस फ्रॉम विच अ पर्सन विल हैव, हैज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टेजेस बहुत सारी हैं, उनमें से गुजरना है, ठीक है। तो विल हैव टू पास में हैज नहीं आएगा, हैज सिंगुलर को डिनोट करता है। विल हैव बीन मतलब अभी तक करता आया है, तो अभी तक नहीं करता है, जिसको करना पड़ेगा, हर एक मनुष्य को, आप आज तक जिसने किया है वो भी, और आगे आने वाला भी कोई मनुष्य है वो भी। तो एक जेनरिक टर्म बनाई है कि कोई भी मनुष्य है उसको जिन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, उनमें सबसे सुनिश्चित स्टेज क्या है, डेथ की, ठीक है। विल हैव, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक मनुष्य को, जैसे किसी को बीमारियां हो जाती हैं बहुत सारी, या किसी को बहुत ज्यादा दुख तकलीफ से गुजरना पड़ता है, वहीं हम कई लोग ऐसे देखते हैं, हम सोचते हैं यार हमारी ही जिंदगी में इतना कष्ट क्यों नहीं है, काश मेरी जिंदगी उसके जैसे होती, उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक को हर स्टेज से गुजरना पड़े, लेकिन मौत से तो गुजरना पड़ेगा, बर्थ से तो गुजरना पड़ेगा। जब तक मनुष्य धरती पे बर्थ के थ्रू आया नहीं, वो प्रकट नहीं हो सकता, उसका अवतार नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको बर्थ लेना पड़ेगा, वो प्रक्रिया उसको फॉलो करनी पड़ेगी, और वही है एक डेथ की प्रक्रिया, इस धरती को त्यागने के लिए आपको मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, राइट। through which a person will have to pass, death is the most certain, most मतलब सबसे ज्यादा सुनिश्चित है, so most is superlative, सबसे ज्यादा, more comparative, very बहुत ज्यादा, far बहुत दूर, तो most is the correct answer, option A is correct. One day the eyes of those who see will fade and their tongues dash silence. First है froze for,
तो फ्रोज फॉर का मतलब होता है कुछ समय के लिए रुक जाना। तो यहाँ पे अगर आप मृत्यु को प्राप्त हुए तो ऐसा तो नहीं है कि आप वापस आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम के लिए आपकी जुबान शांत हो गई है, ऐसा तो नहीं है ना। तो फ्रोज फॉर नहीं आएगा। फ्रीज टू मतलब किसी चीज से चिपक जाना। फ्रीज इनटू मतलब शांत हो जाना एकदम, किसी दूसरी स्थिर अवस्था में, एकदम साइलेंट अवस्था में बदल जाना। फ्रीज बाय मतलब किसी चीज के आसपास जम जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रीज इनटू इज करेक्ट। The gravity of the situation lies in death not being the end of life. तो गहराई इसी बात में है, स्थिति की गहराई इसी बात में है कि मृत्यु जो है वो अंत नहीं है हमारे जीवन का, बल्कि हमारे इटर्नल लाइफ की, इटर्नल दुनिया की जो बिगनिंग है उसकी शुरुआत है। ठीक है, सो अ वर्ल्ड ऑफ डैश रिवॉर्ड और रेट्रीब्यूशन। रिट्रीट मतलब किसी चीज से वापस पीछे हट जाना। एवरलास्टिंग मतलब जो हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। तो जब हम ये धरती छोड़ के इटर्नल लाइफ में चले जाएंगे वो अनंत काल तक रहेगी, वहां से हम वापस नहीं आएंगे। सेटिंग मतलब किसी चीज को स्थापित करना, और चैलेंजिंग मतलब कोई चुनौती। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी एवरलास्टिंग इज करेक्ट। लास्ट वीक्स रेन ravaged द होल सिटी। अब ravaged का वो ऑप्शन चूज करना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है रैवेज्ड को। तो रैवेज मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो जो पिछले हफ्ते बारिशें हुई उनने पूरे शहर को नुकसान पहुंचाया। रीएफर्म मतलब दोबारा कंफर्म करना किसी चीज को। रिसिंडेड का मतलब होता है कैंसिल करना, रीअपील करना। रुइंड मतलब खराब करना। रिट्रैक्ट मतलब किसी चीज को वापस ले लेना, वापस खींच लेना। तो ऑप्शन सी रुइंड इज करेक्ट, क्योंकि रुइंड जो सिनोनिम है रैवेज्ड का, जिसका दोनों का मतलब है नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना। National development is defined as an improvement in people's daily arrangements. नेशनल डेवलपमेंट अगर हम बोलते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है तो उसमें उसका उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या है? हमारी लिविंग कंडीशंस, हमारी पर कैपिटा इनकम है, ये सब चीजें इंप्रूव होंगी, राइट। तो देश अगर डेवलप हुआ है दैट मीन्स उनका डेली अरेंजमेंट्स चेंज हुए हैं, बेहतर हुए हैं। फर्स्ट है डाइविंग टेक्निक्स, उनके जो डाइव करने की, समुद्र के पानी के अंदर गोता खाने की टेक्निक है वो बेहतर हुई है। तो उसका तो हमारे नेशनल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। जरूरी नहीं है एक देश के अंदर हर एक नागरिक को तैरना आता हो, राइट। तो उसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई हाथ नहीं है। डाइनिंग कैटेगरीज का भी कोई लेना देना नहीं है। एग्जिस्टिंग कैलामिटीज, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि जो देश में अभी होने वाली तबाहियां हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए या कोई भी तबाही होगी, वो उससे कोई लेना देना थोड़ी है इसका। लिविंग कंडीशन, हम किस तरीके से रह रहे हैं, हमारा रहना खाना पीना क्या है, कितना एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, ये सब नेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तभी उसके सर्वेज आते हैं अलग अलग, पर कैपिटा इनकम इतना हुआ है, बास्केट कंज्यूमर बास्केट जो है फूड बास्केट, उसमें इतना एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। ये सब कौन देता है? यही लोग देते हैं। ठीक है, दे सॉ द ब्यूटिफुल डैश ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल। भगवान की क्या होती हैं? मूर्तियां होती हैं, राइट। मूर्ति होती है भगवान की। आई होप यही स्पेलिंग होते होंगे, अगर गलत होंगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पर भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है। तो उस मूर्ति को अंग्रेजी में बोला जाता है आइडल्स। क्या बोला जाता है? आइडल्स। क्या बोला जाता है? आइडल्स। याद रह जाएगा। सो ऑप्शन ए आइडल्स इज करेक्ट। The traffic sergeant proved through the test that Raj was under the influence of drugs and alcohol. जो ट्रैफिक सार्जेंट था, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थे, उन्होंने टेस्ट के जरिए ये साबित कर दिया कि राज जो है किसी तरीके के ड्रग के इन्फ्लुएंस में था, किसी तरीके के अल्कोहल के कंजम्पशन में, कुछ उसका नशा किया हुआ था। फर्स्ट वर्ड है इनब्रिएटेड, इसका मतलब होता है नशे में धुत था। ठीक है, वही उसने प्रूव करा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमनाइज्ड मतलब पॉलिश करना, किसी चीज को, गाड़ी वगैरह को पॉलिश करना। पोनीट मतलब कुछ खर्चा पानी देना, जैसे कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का मेंटेनेंस देते हैं, राइट। तो वो हो गया पोनीट। पॉक्ड यानी कि किसी जगह पे छिद्र होना या कुछ फॉलो मार्क्स होना, ठीक है, वो हो गया पॉक्ड। तो यहाँ पे इनएब्रिएटेड ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ ही डज नॉट बाय शर्ट्स, वो शर्ट्स नहीं खरीदता, ठीक है, आमतौर पे नहीं खरीदता। तो क्या आ जाएगा? शर्ट्स। शर्ट्स क्योंकि प्लूरल है तो साथ में क्या आ जाएगा? आर।
आर के साथ में क्या आएगा, बाय हमारा वर्ब है तो बाय का फॉर्म आएगा बॉट, ठीक है, बॉट फॉर्म में आएगा। शर्ट्स आर नॉट bought by him. Shirts are not bought by him. Option A is correct. So, shirts are not brought. Brought मतलब लेकर आना, तो वो लेकर आने की तो बात हो ही नहीं रही थी, खरीदने की बात हो रही थी। bought मतलब खरीदना, buy मतलब खरीदना, bought मतलब खरीदना, brought मतलब लेकर आना। shirts were not been bought by him, तो been नहीं आएगा। shirts were not bought by him incorrect है। shirts are not bought by him। अब यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट चूज करना है जहाँ पे आर्टिकल का यूज बिल्कुल करेक्ट हुआ है। शी परचेज्ड अ एप्पल, वॉवल साउंड्स के साथ में क्या आता है, अ आता है या एन आता है, तो वॉवल साउंड्स के साथ में एन आता है। अ किसके साथ में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। तो एप्पल के साथ में क्या आता है, एन एप्पल। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी को अगर नहीं भी इंग्लिश आती तो भी पता है कि एप्पल के साथ में एन आएगा। कितने सारे मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं कि उसने इतने एप्पल खरीदे, बॉट एन एप्पल, या शी वॉज लेफ्ट विद एन एप्पल, या एलिस ने नहीं, स्नो वाइट ने शी एट एन एप्पल। ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, राइट। तो एन एप्पल तो हर जगह पे यूज किया गया है, तो अ एप्पल नहीं आएगा, क्या आएगा, एन एप्पल। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। शी परचेज्ड एन एप्पल इन द मार्केट विद मी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी क्यों नहीं होगा, शी परचेज्ड एप्पल, इसमें कोई आर्टिकल ही नहीं लगाया, सबसे सियाना बच्चा है, किसी ने आर्टिकल ही नहीं लगाया, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। क्या आएगा, एन एप्पल शी परचेज। अब यहाँ पे एक तो ईडी नहीं आ रहा, पास्ट की घटना है, एन एप्पल आएगा, ठीक है, शी परचेज अ एप्पल नहीं आएगा, एन एप्पल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, क्या बनाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है, अ न्यू हाउस। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक्शन क्या है, बिल्डिंग, ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। कौन बना रहा है, शी, आईएनजी से पता चल रहा है प्रेजेंट में बन रहा है, ठीक है, अभी बन रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, अ न्यू हाउस, फर्स्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अ न्यू हाउस इज बीइंग, बी की आईएनजी फॉर्म, इज बीइंग बिल्ट, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, बाय हर, शी किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The company was engaged in spurious trade practices. Spurious का हमें synonym बताना है। Spurious का मतलब होता है नकली, जाल साजी वाला, suspicious, ठीक है। तो जो कंपनी है वो जालसाजी वाले ट्रेड के काम कर रही थी, उसमें लिप्त थी। इफेक्टिव प्रभावशाली, फ्रॉडलेंट नकली जालसाजी, स्पेशियस काफी जगह वाला, ट्रेंडी यानी कि जो अभी प्रचलन में है, सो ऑप्शन बी फ्रॉडलेंट इज करेक्ट। इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा रोचक, एक्साइट करने वाला। सिनोनिम क्या हो गया, ग्लोरीफाइंग, ग्लोरीफाइंग मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताना, बहुत ज्यादा उसका गुणगान गाना। रैविशिंग, रैविशिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। स्टनिंग, स्टनिंग मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग, बहुत ज्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव। तो रैविशिंग और अट्रैक्ट स्टनिंग जो है वो सिनोनिम है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब जो आपका ध्यान उस अपनी तरफ केंद्रित करे, रोचक लगे आपको, इंटरेस्टिंग लगे, उसमें आप काफी देर तक उसको उसके बारे में सोचते रहे, वो क्या, इंटरेस्टिंग। तो इंट्रिगिंग का ऑप्शन डी, इंटरेस्टिंग इज द सिनोनिम। सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर, हैड बता रहा है पास्ट की घटना कि वो कर चुकी है, ठीक है, हैड हो गया कुछ चीज, तो कर चुकी है, दैट मीन्स जो वर्ब है हमारा वो भी तो ईडी फॉर्म में आएगा ना, वो भी तो पास्ट से ही आएगा, तो क्या आएगा, इंटरफेयर्ड इन दिस मैटर, सजनी ने इस मसले में दखल अंदाजी की है, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, हैज हैड इंटरफेयर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Today the world has become a much smaller space. आज दुनिया एक बहुत छोटी सी जगह बन गई है, thanks to the adventures and miracles of science. ये सब किसकी वजह से हुआ है, साइंस के एडवेंचर्स और चमत्कारों की वजह से। एडवेंचर्स क्यों, क्योंकि साइंस में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कुछ ना कुछ नया ढूंढने की, करने की, उसमें गुंजाइश रहती है। और मिरेकल्स क्यों, क्योंकि जो चीजें हमने आज तक अचीव करी हैं वो वाकई में जिस समय पे किसी ने सोचा नहीं होगा उस टाइम पे करना एक चमत्कार से कम नहीं। लाइट बल्ब जो थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से रोशनी जनरेट की जा सकती है, हम लोग घरों में रात के बाद भी देख सकेंगे, राइट।
सुबह तड़के उठ के भी हम चीजें देख सकेंगे। हम उस समय के लिए, जब तक सूरज नहीं होगा उस समय भी हम दुनिया देख सकते हैं। तो ये किसने सोचा नहीं होगा, राइट। तो ये इसलिए मिराकल्स है और एडवेंचर्स हैं, और किसके हैं, ये साइंस के। We are slowly realizing that the world is a single cooperative group। हमें धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो एक कोऑपरेटिव ग्रुप है। सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। हिंदुस्तान वाले ये बोल के कि हम अपने ही देश में प्रोड्यूस करेंगे और अपने ही देश में कंज्यूम करेंगे, हम बाहर बेचेंगे ही नहीं, हमें बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन नहीं चल पाएगा, ठीक है। सेम गोज विद यूएस। अगर यूएस बोले कि नहीं जी, हम तो बाहर के एम्प्लॉयज को आने ही नहीं देंगे, हम केवल अपने ही देश के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, या फिर हम अपने देश में बाहर के किसी बंदे को नहीं आने देंगे और ना हम अपना माल कहीं बाहर सप्लाई करेंगे, तो इसको ग्लोबलाइजेशन नहीं बोलते। ये सब एक दूसरे के कॉपरेशन के ऊपर चल रहा है। तो एक मान लो कि एक कोऑपरेटिव ग्रुप ही है सारा का सारा। Other religions have become forces with which we have to reckon। अब other religions बोला गया, यानी कि पहले कुछ religion की बात की गई होगी जो कि ना ही S1 स्टेटमेंट में है ना ही P स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो क्यू स्टेटमेंट सबसे अलग है, इसके लिए पहले रिलीजन की बात होना चाहिए। अदर रिलीजन जब बोला कि दूसरे रिलीजन्स, दूसरे धर्मों में हैव बिकम फोर्सेस, वो एक ताकत बन चुके हैं, विद विच वी हैव टू रेकन, जिनके साथ में हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एंड वी आर सीकिंग फॉर वेज एंड मीन्स बाय विच वी कैन लिव टुगेदर। और हम ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं, ऐसे जरिए ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकें। लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी, वही शांति से, सौहार्द से एक दूसरे के साथ रह सकें, राइट। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट्स। अब क्योंकि जनता एक दूसरे के साथ में मिल रही है, मिक्सअप हो रही है, तो ये क्या करता है, ये इंटरचेंज ऑफ थॉट्स लेकर आता है, ठीक है। यानी कि लोगों को आपस में विचार विमर्श करने पे प्रोत्साहित करता है। फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। दूर जो फॉरेन नेबर्स है वो अब ऐसे हो गए कि हमारे पड़ोसी हो गए, ठीक है। पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था कि हम 7 समुद्र पार करके यूएस या ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकते, लेकिन अब फ्लाइट, कुछ घंटों की फ्लाइट और हम झट ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं, राइट। तो ऐसा पहले कभी सोचा नहीं होगा। फॉरेन नेशन ऐसे मान लो कि हमारे निकटतम पड़ोसी हो गए। We cannot have religious unity and peace so long as we assert that we are in possession of the light। तो ये आ गया रिलीजियस वाला टर्म, यानी कि क्यू स्टेटमेंट हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि रिलीजन वाला टर्म जो है वो S6 में दिया गया है। S6 हमारा 6 स्टेटमेंट है, क्यू में रिलीजन की बात की गई थी जो कि हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जब हमने बात करी कि दुनिया एक छोटी जगह बन चुकी है, किसकी वजह से, साइंस की वजह से। तो साइंस की वजह से छोटी वजह, इससे क्या हुआ, इससे फॉरेन नेशंस जो है वो अब हमारे पड़ोसी बन गए हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं तो हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं, वहां के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, वो हमसे कुछ सीख रहे हैं, चिकन और पनीर मखनी और ये सब चीज़ें अमेरिका में फेमस हैं, और हम लोग उनके डिशेस खा रहे हैं, पिज्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, चाइनीज़ खा रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो मिक्सअप हो गई, और इससे क्या हुआ, इन विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक्सचेंज हुआ, ठीक है। सो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है जहां पे हम बात करते हैं कि हम धीरे धीरे ये रियलाइज कर रहे हैं कि हम सब क्या है, एक कोऑपरेटिव ग्रुप है, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट आ गया जहां पे दूसरे रिलीजन्स जो हैं वो एक ताकत बन चुके हैं जिनके साथ हमें रहना है, मिलजुल कर रहना है, और हम ऐसे ऐसे जरिए ढूंढ रहे हैं, कि तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल के सौहार्द से रहें। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, SRPQ। SRPQ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे तो देखो, मैं जहां हमने पता लगा लिया क्यू लास्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें सिर्फ एक में ही क्यू लास्ट स्टेटमेंट है, तो वहीं पे हमारा आंसर सॉर्ट आउट हो जाता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैड आयरन, बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक, ठीक है। तो नो स्टीम, नॉट हॉट, बैड लक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है जिसमें नो स्पेलिंग एरर, कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। द मॉल
रोड ऑफ आर सिटी इज ऑलवेज टेमिंग। टेमिंग नहीं होता, टीमिंग होता है। टीमिंग का मतलब होता है कि वो भीड़ भाड़ पूरा भरा रहता है हमेशा। ठीक है, विद स्ट्रीट वेंडर्स। किससे भरा रहता है? स्ट्रीट वेंडर से भरा रहता है। तो टेमिंग नहीं होगा, स्पेलिंग होते हैं TEEMING। तो हम पहले यही देख लेते हैं। इसमें देखो टिमिंग के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसमें भी टिमिंग के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसमें लिखा है टीमिंग। सो क्या होगा? द मॉल रोड ऑफ आर सिटी इज ऑलवेज teeming with street vendors. Option D is correct. I always enjoy the company of respectful teachers. मुझे हमेशा जो वो लोग जो हमें बड़े सम्मान पूर्वक होते हैं, जिनको बहुत सम्मान दिया जाता है, जिन टीचर्स को, उनकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है एडमायरिंग। एडमायरिंग मतलब जिनकी आप प्रशंसा करते हो या जो बहुत प्रशंसा पूर्वक हो, प्रशंसनीय हो। प्रशंसा पूर्वक नहीं, प्रशंसनीय हो। डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल मतलब काफी रिस्पेक्टफुल, काफी रिस्पेक्टेबल। ठीक है, रिस्पेक्टफुल हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा रूड, बहुत ज्यादा एरोगेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ड्यूटीफुल इज करेक्ट। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट। जब आपको पास्ट की कोई बात याद आ जाए जो कि आपको इमोशनल कर दे, आपके सेंटिमेंट्स को जगा दे, उनको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ये हमने पहले भी किया हुआ है, अगर आप में से किसी को याद होगा तो नॉस्टैल्जिया। चलो देखते हैं किसको कितना याद है। हिस्टेरिया का मीनिंग आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मेनिया। मेनिया मतलब जुनून। यूफोरिया। यूफोरिया मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, उमंग। मूवी भी आई है एक जेंडाया की, यूफोरिया नाम से। ठीक है, तो यूफोरिया मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्साह। स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज। अब मान लो आप नॉर्मल सी पेंटिंग करते हो, अपने टाइम पास के लिए कुछ पेंटिंग करते हो, वहीं आपकी पेंटिंग को किसी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिल जाए, तो आप क्या होंगे? सातवें आसमान पे होंगे, राइट। वॉकिंग ऑन एगशेल। वॉकिंग ऑन एगशेल तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि आप बहुत कठिन किसी परिस्थिति से जूझ रहे होंगे। वॉकिंग इन द विंग्स, ये भी वेटिंग इन द विंग्स इनकरेक्ट है। वॉकिंग इन टू लाइन्स डेन, किसी मुश्किल में पड़ जाना, मुश्किल के अंदर खुद ही जाके कूद जाना। और वॉकिंग ऑन एयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा उत्साहित होना, खुश होना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग।